भौतिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 क्लास का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल by the formation of and fusion of gametes। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जाना था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं they produce new individual by the formation and fusion of gametes। इसके थ्रू क्या है, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, हम सेकेंड चैप्टर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, ओरिजिनल बात करें जो स्पोरोफाइट होता है, वो स्पोरोफाइट क्या डायरेक्टली क्या है, यंग वन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसके बजाय वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। अब ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इनसे, और गैमेट्स के फ्यूजन के बाद एक यंग जो इंडिविजुअल है, एक यंग प्लांट क्या है, डेवलप होता है। तो फ्लावर्स जो हैं, हम भली भांति जानते हैं फ्लावर्स के बारे में कि फ्लावर्स की जो वैल्यू है, जो एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, एंड जो धार्मिक है वो वैल्यू है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो हनी बी की बात करें तो हनी बी इनके द्वारा फ्लावर से क्या है, जो हनी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, हनी का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और इसके अलावा इनसे काफ़ी हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर परफ्यूम्स एंड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो फ्लावर्स की क्या है, काफ़ी एक अहम वैल्यू है, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो फ्लावर्स होते हैं, दीज फ्लावर्स, अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन द शूट एपिसिस। जो शूट जो एपिसिस होते हैं, इनके ऊपर फॉर्म होते हैं। और जो मेन जो स्टेम होती है, जो मेन जो स्टेम का जो एपिकल पार्ट है, जो एपिसिस है, वहां पर अंडर द एक्शन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स लाइक इथाइलिन, द मेन स्टेम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द, जो मेन स्टेम है हमारी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसके अंदर, जो फ्लोरल प्रिमोडिया के अंदर। और इस फ्लोरल प्रिमोडिया से किसका फॉर्मेशन होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
under the action of certain hormones, स्टेम एपिसिस के अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जो स्टेम एपिसिस हैं ये फ्लोरल प्रिमोडिया में डेवलप हो जाते हैं थ्रू द, उससे पहले क्या होता है, वहां पर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होती है, और ये जो इन्फ्लोरेसेंस है फर्दर फ्लोरल प्रिमोडिया में डेवलप हो जाती है, और इस फ्लोरल प्रिमोडिया से फ्लावर का क्या है, डेवलपमेंट होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो अंडर द एक्शन जो कुछ हुआ हमारा, इससे हमारा क्या बना, फ्लावर बना। और फ्लावर जो है अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो डायग्रामेटिकली अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर हमारा किस तरह दिखेगा, ठीक है। एक रफ सा डायग्राम बना दिया है मैंने यहां पर, तो यहां से आप देखोगे आपको फ्लावर के अंदर इस तरीके के क्या आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या है, एक रफ सा ओवरव्यू बना दिया है मैंने। तो आपको देखने को मिलेगा जो फ्लावर की क्या होती है, 4 वॉल्स होती है अराउंड द थैलेमस। थैलेमस ये हमारा जो पार्ट है, हमारा सोलन जो पार्ट है, इसे हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है, स्टेम, और ये हमारे क्या है, पेडिसल है या स्टॉक कहते हैं, इसके मदद से क्या है वो स्टेम से जुड़ा होता फ्लावर। थैलेमस है, दिस इज द सेपल और कैलिक्स। सबसे बाहरी जो वॉल होती है 4 में से ग्रीन कलर की, ये आपकी होती है सेपल, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। अंदर वाली हमारी कौन सी है, पेटल, जिसे हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारी होते हैं स्टेमेंस, जिन्हें हम एंड्रोसियम के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इनर जो है हमारी, वो हमारी है गाइनोशियम या फिर कार्पल। और इस गाइनोशियम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, ओव्यूल्स। ठीक है, फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसमें 4 वॉल होती हैं। वो चारों वॉल्स हमारी किसके बाहर होती हैं, दो थैलेमस, हमारा सोलन जो पार्ट है स्टेम का, फ्लोरल प्रिमोडिया का, उसके चारों 4 वॉल्स होती हैं। आउटर वॉल हमारी सेपल होती है, जिसे कैलिक्स कहते हैं। उसके अंदर वाली जो वॉल होती है हमारी पेटल, जो कि कलर्ड होती है, उसे हम कोरोला भी कहते हैं। और उससे अंदर वाली जो वॉल होती है 3rd नंबर पर, वो स्टेमेंस हमारे, जिन्हें हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और सबसे इनर वन ये हमारा होता है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, आल्सो नोन एज कार्पल। ठीक है, तो ये तो एक ओवरव्यू था फ्लावर का। तो फ्लावर्स की बात करें, अगर फ्लावर के अंदर उसके बेस पर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, काफी सारी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है फ्लावर्स के अंदर, कुछ नए स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसके बेस पर फ्लावर भी हमारे क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। अगर यहां पर इसके नीचे बेस पर अगर वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर की जो बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं ब्रैक्ट।
अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा ब्रैक्टेट, अगर ये एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टेट, ठीक है। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट कहलाएगा, और नहीं है तो ई ब्रैक्टियोलेट या ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। कई बार देखने को मिलता है कि जो फ्लावर है उसके अंदर चाहे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कार्पल वो देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो फ्लावर क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर तो वो जो कंडीशन है वो कहलाती है बाइसेक्सुअल कंडीशन। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर पेटल्स में और सेपल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, तो वो कहलाती है कंडीशन पेरियंथ। और जो एक यूनिट होती है पेरियंथ की उसे कहते हैं हम टेपल। बात समझ में आ रही है बेटा यहां तक? ये ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। जो फ्लावर है वो फ्लावर ट्राइमेरस, ठीक है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस हो सकता है। अगर जो फ्लोरल जो अपेंडेजेस हैं ये 3, 4 और 5 के मल्टीपल में हो, 3 है तो हमारी क्या ट्राइमेरस होंगी, और 4 की उसमें है तो हमारी टेट्रामेरस है, अगर 5 है तो हमारी क्या है, पेंटामेरस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा यहां तक? ये तो थी बात हमारी कुछ बेसिक सी बातें फ्लावर्स के बारे में, कि फ्लावर का जो हमारे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने जाना। हम 1 बाय 1 लेंगे। तो सबसे पहले जो इसका जो फ्लावर के जो पार्ट्स है, मेन हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट हम लेंगे फ्लावर का वो लेंगे हम स्टेमन। हम स्टेमन के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सटर्नली क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे 1 बाय 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्टेमन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेमन का, क्योंकि हम यहां पर रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, स्टेमन, जिसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टेमन का। और स्टेमन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो एक्सियल जो पार्ट है हमारा ये होता है एंथर, और नीचे क्या है कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो जो एंथर है और ये जो पार्ट है यहां से हमारा, जिससे ये एंथर कनेक्टेड है, इसे कहते हैं हम कनेक्टिव, ठीक है। जो एंथर है और फिलामेंट है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। और फिलामेंट की मदद से जो स्टेमन है वो जुड़ा होता है किसके साथ, थैलेमस के साथ। बात समझ में आ रही है? तो स्टेमन के 2 पार्ट हो गए हमारे। एक हो गया हमारा एंथर जो कि फर्टाइल पार्ट है, ठीक है। जो मेन जो पार्ट है जिसे हम माइक्रो स्पोरोफिल भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स यहां से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। और सेकंड पार्ट हमारा कौन सा बेटा, हमारा यहां पर फिलामेंट है। सेकंड पार्ट कौन सा हमारा, फिलामेंट है,
ठीक है, बात समझ में आ रही यहां तक ये? तो एंथर की बात करें यहां पर, अगर हम एंथर की बात करें, आप देख सकते हो यहां पर कि जो एंथर होता है वो होता है बाइलोब्ड। ठीक है, कैसा होता है बेटा? बाइलोब्ड होता है। कंडीशन बाइलोब्ड मींस इसके अंदर टू लोब्स आर प्रेजेंट। अगर इसको काट के देखें तो और अच्छे तरीके समझ में आएगा कि बाइलोब्ड कंडीशन का मतलब क्या है। जब इसको काटेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हमारा जो एंथर है, ठीक है, अगर हम काट के देखें तो इस तरह का नजर आएगा एंथर। बीच में हमारे पास क्या है यहां पर? कनेक्टिव। जो हम कनेक्टिव की बात कर रहे थे, कनेक्टिव क्या है? इसके पास क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ठीक है, बाइलोब्ड कहने का मतलब क्या है? तो बीच में हमारे पास क्या है? स्टेराइल एक है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, और ये दो पार्ट्स में डिविजिबल है। एक राइट साइड में हमारा है, एक हमारा क्या लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये दो लोब प्रेजेंट होती है भाई। ये अगर मैं एक पार्टीशन करके दिखा दूं आपको, इस तरह की पार्टीशन करके दिखाता हूं, तो ये क्या, एक लोब हमारे पास ये है और एक लोब हमारे पास ये है। तो इसीलिए कंडीशन हमारी ये कहलाती है बाइलोब्ड कंडीशन। ठीक है, और ये सेंट्रल जो पार्ट है हमारा, ये जो सर्कुलर बना रखा है जिसे कनेक्टिव, और इसके बीच में यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेराइल पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, स्टेराइल पेरेन्काइमेटस टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। और हर एक लोब के अंदर आपको ये जो चार कोनों में सर्कल नजर आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, बाइलोब्ड होता है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारा एंथर। टेट्रागोनल मतलब चार आपके कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, चारों कॉर्नर्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पोरोजेनिक टिश्यू देखने को मिलेगा, जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है? बाइलोब्ड है, दो लोब इसके पास, दो थिक्का है, दो कैविटीज है अलग अलग, और उन कैविटीज के अंदर क्या है? आपको दो अलग अलग से क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरोजेनिक टिश्यू दिखेगा। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा मतलब चार, और स्पोरेंजिएट की बात हो रही है तो स्पोरोजेनिक टिश्यू, चार स्पोरोजेनिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स के ऊपर। हर लोब में आपको दो मिलेंगे देखने को, दो माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। दो हमारे यहां पर हैं और दो हमारे यहां पर हैं। बात समझ में आ रही है बेटा यहां तक? और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जितने हम जो हमारे एंथर की बात करें, जो एंथर दोनों जो लोब होती हैं, दे आर कवर्ड विद कॉमन एपिडर्मिस, सॉरी कॉमन एपिडर्मिस। चारों तरफ से कवरिंग होती है एपिडर्मिस की, और जिस पॉइंट पर ये जो दो आपकी जो थिक्का हैं ये कनेक्टेड होती है इस पॉइंट पर आके, तो इस पॉइंट पर कनेक्टेड होती हैं ये, तो यहां पर क्या है? ये थोड़ा थिनर पार्ट होता है, काफी पतला होता है। और ये जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये जो लाइन दिखा रखी है मैंने, ये कहलाती है स्टोमियम। ठीक है, चारों तरफ से कॉमन एपिडर्मिस से कवर्ड होता है, मगर एट द जंक्शन ऑफ
टू माइक्रोस्पोरेंजियम, जो जंक्शन हमारा यहां पर एपिडर्मिस काफी थिन होती है, ठीक है, और वहां से क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर आते हैं, जो बाहर आते हैं तो ये थिन है, थिन मतलब यहां पर के कुछ ओपनिंग है, काफी हल्की सी ओपनिंग होती है, काफी थिन होता है, जहां से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, उसे कहते हैं स्टोमियम, और लाइन ऑफ डेहिसेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चारों तरफ से कवर्ड होता है कॉमन एपिडर्मिस से। जब जहां पर जो जंक्शन है हमारा दो माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसके बीच में जो पॉइंट होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है काफी थिन होता है, और वहां से क्या है, एक ओपनिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ओपन होता है, स्टोमियम मतलब ओपनिंग होती है एक, जहां से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्टोमियम कहते हैं, या लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट होती है यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम की, इनकी जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम की, ये हाइपोडर्मली होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम टेक्स प्लेस थ्रू हाइपोडर्मली, ठीक है। हाइपोडर्मली डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और इस तरह की जो डेवलपमेंट है इसे कहते हैं हम यू स्पोरेंजिएट। इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो कहलाती है यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही यहां तक बेटा? ये तो इस तरह की डेवलपमेंट है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो हाइपोडर्मल डेवलपमेंट होती है, इस तरह की डेवलपमेंट कहलाती है यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा और डीपली स्ट्रक्चर देखें, टीएस काट के देखें, तो आपको देखने को मिलेगा 4 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। बाहर वाली जो लेयर है ये कहलाती है एपिडर्मिस, इसके अंदर की जो लेयर है वो कहलाती है एंडोथीसियम, ठीक है। और इसके अंदर एंडोथीसियम के अंदर क्या होती है, 3 to 4 लेयर्स of parenchymatous cells are present, इसे कहते हैं हम मिडल लेयर्स, ठीक है। बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाले हमारे जो ये है ये एंडोथीसियम, इसके अंदर 3 से 4 लेयर्स होती हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स की, उन्हें कहते हैं मिडल लेयर्स। और बिल्कुल जो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो स्पोरेन टिश्यू है, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है, उसे कहते हैं हम टेप्टम। क्या कहते हैं? टेप्टम, ठीक है। अगर टीएस काट के देखें तो बीच में तो हमारा स्टेराइल पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, यहां पर कनेक्टिव है, जो कि इसके पास क्या वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, मिनरल्स का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर एक लेयर होती है टेप्टम। अंदर से बाहर चले तो पहली लेयर हमारी आती है टेप्टम, और टेप्टम के बाद हमारी मिडल लेयर्स आती हैं जो 3 से 4 पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती हैं। और उसके बाहर वाली हमारी कौन सी? एंडोथीसियम। और उससे सबसे बाहर वाली हमारी कौन सी है? एपिडर्मिस। ध्यान रहेगा, बाहर से चलें अंदर की तरफ तो सबसे बाहर हमारी एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स, और चौथी हमारी क्या है? टेप्टम। ये जो पॉइंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नंबरिंग पूछ ली जाती है, सीरियलिटी पूछ ली जाती है कि बाहर से अंदर के लेयर्स कौन कौन से और अंदर से बाहर के लेयर्स कौन कौन सी हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं जब लेयर्स हमारी, जैसे कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स, ये जो 3 लेयर्स हैं, these are protective in nature, these are protective in nature, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये जो टेप्टम है अभी टेप्टम है, दिस टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम। यहां पर काफी सारे सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो वो उनको क्या करती है, टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एट मैच्योरिटी जो मिडल लेयर्स होती है हमारी, इस मिडल लेयर्स के इंटरनल जो वॉल्स हैं और जो रेडियल जो वॉल्स हैं, उनके ऊपर एक फाइब्रस लेयर डेवलप कर जाती है अल्फा सेलुलोज की। अल्फा सेलुलोज की क्या है, डिपोजिशन हो जाती है लेयर की, किसके ऊपर, मिडल लेयर्स के ऊपर, इंटरनली अंदर की तरफ, और रेडियल जो वॉल्स होती हैं मिडल लेयर्स की, इनके ऊपर, जिसके कारण इसे हम फाइब्रस लेयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फाइब्रस लेयर भी हम कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक बेटा, ठीक है। तो अब बात आती है टेप्टम की। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स सारी प्रोडक्टिव नेचर होती है तीनों की तीनों, और मिडल लेयर्स के ऊपर अल्फा सेलुलोज की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, अल्फा सेलुलोज डिपॉजिट कर जाता है, जिसके कारण उसे हम फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। अब टेप्टम की बात करें, तो टेप्टम है, टेप्टम फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एमोइबॉइड, एक होती है सिक्रेटरी। एमोइबॉइड या फिर इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोइड टाइप ऑफ टेप्टम। टेप्टम में हमारा एमोइबॉइड हो गया, और सेकंड हमारी कौन सी होगी, सिक्रेटरी होगी। एमोइबॉइड है, एमोइबॉइड के जो टेप्टम है, इनके जो सेल्स होते हैं, इनके बीच की जो पार्टीशन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये क्या खत्म हो जाती है, और दे बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं, या फिर क्या पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या हो जाएंगे, पॉलीप्लॉइड हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी यहां पर, ड्यू टू एंडोप्लॉइडी, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होनी होती है इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को, जिसके कारण ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है यहां पर, ठीक है। या फिर पॉलीप्लॉइड, और पॉलीप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या डबल कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। और एंडोप्लॉइडी क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो एंडोप्लॉइडी है, एंडोप्लॉइडी कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है बिना न्यूक्लियस के डिवाइड हुए, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, क्रोमोसोम के डबल कर जाते हैं। ये जो कंडीशन हमारी कहलाती है पॉलीप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होते हैं, क्योंकि इनको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा यहां तक ये। इसके अलावा टेप्टम का और रोल क्या हो सकता है, पहला रोल तो हो गया हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करना, दूसरा रोल क्या है, इट प्रोड्यूसेस लिपिड रिच उबिस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो फंक्शंस की बात करें, यहां पर साइड में हम क्या करते हैं, फंक्शन लिख देते हैं बेटा यहां पर। अगर हम फंक्शंस की बात करें, टेप्टम का फंक्शन क्या होगा,
पहला तो हमारा क्लियर है बेटा, नरिशमेंट। तो दूसरा है टेप्टम है, ये एग्जाइन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है बाय प्रोड्यूसिंग स्पोरोपोलेनिन, बाय प्रोड्यूसिंग स्पोरोपोलेनिन, जो कि हाईली रजिस्टिव है। इसके ऊपर ना तो एसिड का असर होता है, ना ही टेम्परेचर का असर होता है, किसी चीज का असर इसके ऊपर होता नहीं है। तो पोलन ग्रेन्स के बाहर की जो लेयर होती है एक्साइन, तो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है टेप्टम बाय प्रोड्यूसिंग लिपिड रिच उबिस्क ग्रेन्यूल्स, जो कि स्पोरोपोलेनिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। थर्ड जो फंक्शन हमारा है यहां पर, it helps to produce an enzyme called कैलेज। ठीक है। ये जो कैलेज है एंजाइम, ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन जब बन जाती हैं, तो पोलन ग्रेन जब बन जाती हैं तो पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक कैलोज प्लग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। डेंस कैलोज की डिपोजिशन हो जाती है। उसको डिग्रेड करने के लिए कैलेज एंजाइम काम करता है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो सके एंथर से। ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ कैलोज वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिन्हें हम कैलोज प्लग कहते हैं। उसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कैलेज है। तो टेप्टम इस कैलेज एंजाइम को बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा नरिशमेंट, जो मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजियम को। सेकंड, एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रिच उबिस्क ग्रेन्यूल्स, जो कि स्पोरोपोलेनिन बनाने में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड हमारे क्या है, कैलेज एंजाइम, जो पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ से कैलोज प्लग को क्या है, रिमूव करने का काम करता है। ठीक है। सो दीज आर अबाउट द some basic introduction of flower and the structure of stamen and microsporangium and their different layers of anther। बात समझ में आएगी बेटा, यहां तक हमने आज डिस्कस किया। तो दोबारा पर देख लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें। एंथर हमारा क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, कि दो लोब इसके पास होती हैं ऐसी ऐसी, एक लोब ये, एक लोब ये है। ठीक है। और टेट्रागोनल होता है, शेप में टेट्रागोनल होता है। ठीक है। टेट्रागोनल मींस क्या है, कॉर्नर्स के ऊपर क्या इनके पास क्या है, चार स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके कारण उसे हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। और चारों तरफ से कवर्ड होता है ये विद द हेल्प ऑफ कॉमन एपिडर्मिस। एट द जंक्शन ऑफ टू माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां की जो लेयर होती है, वहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, और जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, काफी थिन होती है। जहां से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं उसे हम स्टोमियम कहते हैं, या फिर लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट होती है वो हाइपोडर्मली होती है, जिसके कारण इस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। हम लेयर्स की बात करें तो चार लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, और उसके अंदर 3 से 4 लेयर होती है हमारी मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर वाली होती है टेप्टम। तो टेप्टम क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसके अलावा ये एक्साइन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और कैलेज एंजाइम बनाने में हेल्प करती है, जो कैलोज प्लग को क्या है, डिसॉल्व करने में, इसको डिसइंटीग्रेट करने में हेल्प करता है एंजाइम कैलेज, ताकि पोलन ग्रेन्स क्या है, रिलीज हो सके पोलन सैक के अंदर से। ठीक है। जब पोलन, ये देखो, अगर एक बात और है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसे हम पोलन सैक भी कहते हैं, जहां पर क्या है, पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, उसे हम पोलन सैक भी कहते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड देयर फंक्शंस। क्लियर है बेटा यहां तक? ये बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। प्रॉब्लम पूछ सकते हो मुझसे, भाई क्या चीज़ है, टॉपिक कहीं प्रॉब्लम आ रही है, पूछ सकते हो आप।
ताकि आपकी जो प्रॉब्लम हम क्या है इसको सॉल्व कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंथर, कि एंथर डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और याद रहे कि जो बेल आइकन है आपका राइट साइड में, उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको क्या है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। तो आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।